नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है हमेशा की तरह आप सब लोग खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज एक बार फिर मैं आपके सबके सामने उपस्थित हूं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर, जो आपकी डेली अपडेट नॉलेज को एकदम अपडेट रखने में आपकी मदद करेंगे। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। देखिएगा साथियों, पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कमेंट भी किया था, यूट्यूब पर भी कमेंट किया था, पर्सनली भी कमेंट किया था। उसका क्वेश्चन था हमारा, देश की पहली ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर बनी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर था भोपाल। भोपाल में हमारे देश की पहली ई वेस्ट क्लिनिक बनी है। इस क्लिनिक में जो भी घरों से जाकर अपने अपने तरीके से, मतलब जो सॉलिड वेस्ट होगा और जो ई वेस्ट होगा, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, लाइक टीवी, जो गैजेट वेस्ट होता है, उसको वहाँ से लिया जाएगा और उसके निपटान के लिए एक योजना बनाई जा रही है। वो कहाँ बनाई जा रही है? वो भोपाल में बनाई जा रही है। आज आगे बढ़ते हैं, देखिएगा साथियों। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जो आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनको मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में लास्ट में आज भी आपके लिए एक क्वेश्चन रखूँगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर जो एक हैबिट है चीज़ों को देखने की, पूरा पढ़ने की, डेवलप होगी वो, और जो आपकी नॉलेज को अपडेट रखने में आपकी मदद करेगी। शुरुआत करते हैं साथियों। देखिएगा, एक सेकेंड बस रुक। देखिएगा, आज का जो पहला मुख्य करंट अफेयर है साथियों, वो क्या है? पहला है कि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा स्टार्ट हुई है साथियों। हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा का उद्घाटन किया गया है, वो शुभारंभ हुआ है, और वो हुआ है साथियों दिल्ली में। दिल्ली में अभी अभी उसका उद्घाटन किया गया है, हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। एक कोविड-19 उपचार केंद्र है, सुविधा केंद्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा उपचार केंद्र दिल्ली में बन गया है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ वहाँ पर आए थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया था। इस सुविधा केंद्र की, अस्पताल की क्या क्या खासियत है साथियों? यहाँ पर 10,000 बेड्स लगाए गए हैं, जो कि SPCCH, जिस सेंटर का जो नाम है वो है SPCCH। वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, जो इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल का जो नाम है वो क्या है साथियों? सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। इसका उद्घाटन जो किया गया था वो कब किया गया है? वो हाल ही में 5 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। श्री अनिल बैजल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिहाज से, और कोरोना से रिलेटेड तो अब आप कोई भी परीक्षा दे लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उसमें पूछे जाएंगे ही जाएंगे। एक तो होती है संभावना, एक होती है पूछा जाना, कन्फर्म होना। तो आप इस बात को लिखवा लीजिए कि इस महामारी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके पेपर में आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में धम्म चक्र दिवस की शुरुआत की थी। धम्म चक्र दिवस समारोह 2020 का उद्घाटन किया गया था। अभी समारोह का उद्घाटन किया गया था हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद के द्वारा। हमारे देश का संस्कृत मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध काउंसिल जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो बुद्ध संस्थान है, उसने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर 4 जुलाई 2020 को साथियों राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया था। और ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। धम्मचक्र दिवस बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के बाद इस दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस माना गया है। और ये धम्मचक्र होता क्या है? ये बनाते कम है, ऐसा नहीं है हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल जुलाई में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आषाढ़ महीना होता है, आषाढ़ महीना में जो आपकी पूर्णिमा होती है, पहली पूर्णिमा को ये धम्मचक्र दिवस मनाया जाता है।
तो बीते 4 जुलाई को वो पहली पूर्णिमा थी जिस दिन ये धम्मचक्र दिवस मनाया गया था। इसको जो इसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। इस धम्मचक्र दिवस को भारत में तो आषाढ़ पूर्णिमा, भारत में आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जानते हैं या मनाते हैं। श्रीलंका में साथियों इसको एसाला, बहुत महत्वपूर्ण ये हो सकता है, एसाला पोया के नाम से जाना जाता है। और साथियों थाईलैंड में इस दिन को असना बुचा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हुआ क्या था? धम्मचक्र दिवस के दिन श्री बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में दिया था। उसी को क्या कहा गया है? धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। आशा है साथियों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे रिलेटेड हो सकती हैं। तीसरी तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीज़ है, उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। साथियों 3 समुदाय आए हैं अभी चर्चा में, जिनका नाम था परिवारा, तलवारा और सिद्धि। कौन कौन से समुदाय आए हैं साथियों? परिवारा, तलवारा और सिद्धि। ये 3 समुदाय जो हैं, ये 3 समुदाय हैं साथियों। इनको चर्चा में क्यों आए हैं? इनको हाल ही में अपने देश में ट्राइब्स में शामिल कर लिया गया है। ट्राइब्स में मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है इन तीनों समुदायों को। और उसमें शामिल करने के पीछे जो एक्ट रहता है वो कौन सा रहता है? आपके देश में ही एक अधिनियम बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं सोशल ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल। अनुसूचित जनजाति संशोधित बिल 2019 में पास हुआ था राज्यसभा से। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बिहाफ पर इसमें ये 3 समुदायों को ट्राइब मान लिया गया है। ये तीनों ही समुदाय जो हैं साथियों वो कर्नाटक जिले में पाए जाते हैं। कर्नाटक जिले में ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कर्नाटक में भी जो ये साथियों ये जो सिद्धि है, इसका अपना कुछ एक महत्वपूर्ण रोल है। कर्नाटक के आपने सुना होगा धारवाड़ एक जगह है कर्नाटक में। धारवाड़ तथा बेलगावी, धारदार तथा बेलगावी 2 जगह हैं कर्नाटक में। यहाँ पर ये सिद्धि जो आपका जनजाति है ये पाई जाती है। इसको पहले से ही, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जनजाति इसको आप कह सकते हैं। इसको पहले से ही बहुत ज़्यादा नाजुक, जिनको विशेष संरक्षण प्राप्त होता है केंद्र सरकार का, उन जनजातियों में इनको गिना गया था। और इनको किस श्रेणी में रखा गया था? पहले से ही पार्टिकुलरली विनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में इस जनजाति को पहले से ही रखा जा रहा था। और ये इस तरह से अपनी चीज़ों को देता है। इस समुदाय में साथियों 75 ऐसे समूहों को रखा गया था जिसमें एक सिद्धि भी जनजाति थी, जिसे अभी अभी हाल ही में ट्राइब्स में शामिल कर लिया गया है। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला मुख्य पॉइंट है आपका साथियों, हाल में आपने सुना होगा, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रेलवे धीरे धीरे अपने यहाँ की ट्रेन्स का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। लगभग उसने 100 से ज़्यादा ट्रेन्स को प्राइवेटाइजेशन की तरफ रख दिया है, ताकि हमारे रेलवे का एक अच्छे तरीके से जो सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं उसका और ज़्यादा विकास तेज़ी से किया जा सके। रेलवे से ही जुड़ी अगली खबर है साथियों, रेलवे ने एक निर्णय लिया है कि रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन होने का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे रेलवे के ट्रैक्स हैं उन सबको कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन उनका हो जाएगा। अब ये कब तक करने की संभावना है? मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, मैं कुछ शेयर देता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कब तक इनको करने की बात रखी गई है। 2022, 2024, 2026 और 2028। एक तो पॉइंट है साथियों ये कि रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का निर्णय लिया है अपने सारे ट्रैक्स का। तो एक तो आपको ये बताना है कि ये कब होगा। दूसरा पॉइंट है रेलवे ने ही 0 कार्बन एमिशन
का टारगेट रखा है अपने यहाँ से जीरो कार्बन एमिशन। आप जानते होंगे किसी भी देश से सबसे ज़्यादा कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलने वालों में कार्बन होती है, जो कि प्रदूषण फैलाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। तो हमारे देश में साथियों रेलवे से जो कार्बन एमिशन होता है हर साल, कुल कार्बन एमिशन का वो 6.2% होता है। 6.2 हर साल कार्बन एमिशन होता है हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से हर साल टोटल एमिशन का। इस 6.2 को 0% करने का टारगेट रखा है रेलवे ने। इसको कब तक रखा है, मैं फिर से आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, आप लोग सोचकर मुझे बताइएगा। 2022, 2026, 2028 या 2030, इन चारों में से आप मुझे बताइए कि रेलवे ने टोटल कुल 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का कब तक निर्णय लिया है, और दूसरा जीरो कार्बन एमिशन करने का कब तक का अपना एक प्रोजेक्ट को रखा है। साथियों रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने का उनने जो अपना एक प्रोजेक्ट रखा है, अपना एक योजना बनाई है, वो बनाई है 2024। भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि 2024 तक वो अपने ट्रैक्स को 100% इलेक्ट्रीफाई कर देगा, इलेक्ट्रिफिकेशन उसका कर देगा। और जीरो कार्बन एमिशन करने के मामले में क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, भारत ने 2030 तक का एक लक्ष्य अपने सामने रखा है कि वो रेलवे का जो कार्बन एमिशन है उसको 0% 6.2% से करने का अपने उसने लक्ष्य रखा है। साथियों अगर ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है जो भारत ने आज लक्ष्य रखा है, तो आप समझिए कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो अपने ट्रैक्स को 100% इलेक्ट्रीफाई कर देगा। अगर भारत 2024 तक इस लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो भारत विश्व का ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिएगा साथियों, एक जगह है मोतीहारी, आपने नाम सुना होगा। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मोतीहारी, और एक जगह है अमलेखगंज। मोतीहारी और अमलेखगंज मैं क्यों पढ़ रहा हूं? पाइपलाइन योजना, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन योजना। सर आप कहेंगे आपने बता दिया मोतीहारी तो बिहार में है, एक डिस्ट्रिक्ट है। अमलेखगंज जो है साथियों ये है नेपाल में। अमलेखगंज जो है ये है नेपाल में, और मोतीहारी किस में है? अगर हम देश की बात कर रहे हैं तो भारत में। तो ये क्या है पाइपलाइन योजना साथियों? भारत और नेपाल के बीच में एक 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन योजना, पाइपलाइन डालने का एक निर्णय लिया गया है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिससे कि ऑयल रिफाइनरी मतलब जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको नेपाल तक पहुंचाया जाएगा। भारत नेपाल की मदद करेगा। साथियों बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में एक जगह है, बेगूसराय के पास एक जगह पड़ती है बरौनी। बरौनी में एक ऑयल रिफाइनरी है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी है। इस ऑयल रिफाइनरी की मदद से एक 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि मोतीहारी से लेकर अमलेखगंज तक नेपाल को पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करेगी। पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की जाएगी। पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन को स्टार्ट किया जा रहा है। मोतीहारी अमलेखगंज, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। आजकल ये नेपाल के साथ रिश्ते इसलिए भी थोड़े से महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते फिलहाल कुछ समय से खराब चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो आशा है आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आपको बात समझ में आ रही होगी। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य करंट अफेयर्स की तरफ, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, एक उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आशा है आप सबके काम की कुछ चीज़ आएगी इसमें। अगला पॉइंट है साथियों, हाल ही में केरल सरकार ने, किसने? केरल सरकार ने नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए, जितने भी कोरोना वायरस से के कारण जितने लोगों की नौकरी गई है, आपकी जानकारी के लिए दूं, केरल देश का अकेला ऐसा राज्य है, पहला ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा लोग बाहर विदेशों में नौकरी करते हैं, अलग अलग जगह पर, जिनको कोरोना के चक्कर में नौकरी गंवानी पड़ी है और वो अपने राज्य में वापस आए हैं। नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए एक परियोजना स्टार्ट की है, नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए एक परियोजना स्टार्ट की है। इस परियोजना का नाम क्या है? नौकरी गंवाने वाले लोगों को नौकरी दी जाएगी, नौकरी
दी जाएगी इस परियोजना के अंतर्गत। और इसका नाम क्या है आप मुझे बताइए इस परियोजना का। साथियों इस परियोजना का नाम है ड्रीम केरल। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए एक परियोजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है ड्रीम केरल। जो लोग कोरोना वायरस के चक्कर में उनकी योग्यता के हिसाब से उनको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। ड्रीम केरल। अब जब साथियों केरल की बात चली है तो मैं केरल के बारे में थोड़े से और फैक्ट्स आपको बता देता हूँ क्या क्या चल रहे हैं। साथियों केरल में एक पहल स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था तिरंगा पहल। तिरंगा पहल। तिरंगा पहल क्या थी? इसमें रैपिड स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई थी एक कार के थ्रू। मतलब एक कार पर तिरंगा बना हुआ था, वो कार लोगों के घर घर जाती थी और रैपिड स्क्रीनिंग करती थी। ये एक तिरंगा पहल इसमें स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें चली है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, के फोन एक योजना स्टार्ट की गई है केरल सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं साथियों, उनको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाला गरीबी रेखा से नीचे बनने वाले लोगों को केरल देश का पहला राज्य बन गया है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक योजना केरल के द्वारा स्टार्ट की गई है बच्चों के लिए साथियों, वो आप देख लीजिए क्या है कि छात्रों के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है साथियों। इसमें क्या कहा है कि 15,000 रुपये में एक लैपटॉप, 15,000 रुपये का एक लैपटॉप छात्रों को, गरीब छात्रों को दिया जाएगा साथियों। इसमें क्या होगा, इस लैपटॉप की मासिक किस्त बनेगी 500 रुपया महीना इंस्टॉलमेंट में। जिससे कि आजकल क्या हम देख रहे हैं कि आप जानते हैं कोरोना वायरस, केरल जो है वो राज्य देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है और यहाँ पर क्योंकि सारे स्कूल बंद हो गए हैं तो बच्चों की पढ़ाई सारी डिजिटल हो गई है। अब चूंकि जिन बच्चों के पास कुछ मोबाइल की समस्या है या किसी भी चीज़ की समस्या है, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं जिसकी कीमत 15,000 रुपये होगी और उन 15,000 रुपये को 500 रुपये की मासिक किस्त में बांधा गया है ताकि बच्चे उनको आसानी से अफोर्ड कर सकें और उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत ना आ सके। तो ये योजना छात्रों के लिए स्टार्ट की गई है, एक इंपॉर्टेंट योजना है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा। अब अगला पॉइंट है साथियों, दिल्ली सरकार ने हाल ही में अभी दिल्ली सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने का एक निर्णय लिया है। 31 लाख पौधों को लगाने का एक निर्णय लिया गया है पूरी दिल्ली में, जिससे कि वहाँ पर आप जानते हैं कि दिल्ली विश्व में कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में उसका नाम ऊपर आता है। तो एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत 31 लाख पौधों को लगाया जाएगा पूरी दिल्ली में, जिससे कि इस प्रदूषण के माहौल में कुछ चीज़ों से राहत मिल सके। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था कि प्रदूषण में एक भारी कमी देखी गई थी, लेकिन दोबारा से जैसे जैसे चीज़ें खुलने लगी वहाँ पर प्रदूषण का स्तर फिर से पूरा बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा साथियों, एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आप लोग मुझे बताइएगा इसका आंसर। इसके अनुसार ई कचरा, आप लोग जानते होंगे ई कचरे के बारे में, को फैलाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बन गया है? ई कचरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बन गया है, आप लोग बताइए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जल्दी से बताइएगा। अमेरिका, रूस, चीन या भारत? बताइए साथियों, कौन सा देश ई कचरा उत्पन्न करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो वो देश है साथियों चीन। सर, चीन इस समय विश्व में दुनिया का ई कचरे को उत्पादक करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। मैं ई कचरे के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा के बारे में ना जानते हो। जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, चाहे टीवी हो, फ़ोन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनका जो कूड़ा होता है उसको ई कचरा कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बन गया है? एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों, देखिएगा। एक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी सी बात है, इसके बारे में देखिएगा
केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट को फूड पार्क्स में, आप लोग जानते होंगे फूड पार्क होते हैं, फूड पार्क्स में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। 4000 करोड़ रुपए की मदद के लिए मंजूरी दी है। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसके लिए ऐसा किया गया है। सर वो राज्य है हमारा कर्नाटका। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटका को फूड पार्क्स में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मदद की मंजूरी दी है। साथियों कर्नाटका के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कर्नाटका में अभी अभी एक ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए, ऑनलाइन कोचिंग की तैयारी के लिए बच्चों की एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था गेट सेट गो। ये कंपटीशन के लिए था, बच्चों की जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था गेट सेट गो। कर्नाटक में ही साथियों, कर्नाटक के बारे में और थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया में भारत का पहला राज्य बन गया था कर्नाटक जिसने छोटे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक लगाई थी। छोटे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक लगाने वाला पहला राज्य बन गया था कर्नाटक। फिर दूसरा राज्य अभी हाल ही में एक और राज्य ने बनाई थी जिसका नाम था मध्य प्रदेश। की राज्य में छोटे बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दी जाएंगी। मैं मान के चल रहा हूं साथियों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आज के, देखिएगा ध्यान से क्या है साथियों। आखिरी पॉइंट है आज का, एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जा रही है। क्या है आखिरी पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट है साथियों, वो बनाया जा रहा है, चेक पोस्ट कह लीजिए या चेक पॉइंट कह लीजिए, वो बनाया जा रहा है जोगबनी, वो बनाया जा रहा है साथियों जोगबनी तथा विराटनगर। जोगबनी और विराटनगर के बीच में बनाया जा रहा है। जोगबनी का कहाँ पर है साथियों? ये बिहार में है और विराटनगर आपका नेपाल में है। मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले नेपाल और बिहार के बीच में एक और योजना के बारे में बताया था। ये सब चीज़ें उस टाइम पर चल रही हैं साथियों जब इन दोनों देशों के बीच में खटास चल रही है रिश्तों में, चाहे वो कूटनीतिक हो या फिर वो और कोई भी हो। बिहार का एक जिला है साथियों अररिया, आप लोग जानते होंगे बिहार का एक जिला है अररिया, उस जिले के पास है ये जगह जोगबनी। ठीक है, जोगबनी और विराटनगर के बीच में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई है साथियों, व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार को और सुगम बनाने के लिए इन दोनों जगह के बीच में एक डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई है ताकि व्यापार को वहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़ाया, सुगम तरीके से बढ़ाया जा सके। साथियों ऐसी ही एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 2018 में भी बनाई गई थी। 2018 में जो बनाई गई थी आपने सुना होगा, एक जगह है रक्सौल, बिहार में ही एक जगह है रक्सौल और वीरगंज। रक्सौल और वीरगंज, ये रक्सौल बिहार में है और वीरगंज आपका नेपाल में है। 2018 में भी इस तरह की एक चेक पोस्ट बनाई गई थी जो कि रक्सौल कहाँ पर है? बिहार के सीतामढ़ी जिले में है। ये आपको बता दूं मैं, बिहार के सीतामढ़ी जिले के पास ही आपका रक्सौल है वहाँ पर, और वीरगंज के बीच में एक 2018 में भी एक चेक पोस्ट बनाई गई थी जो कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट थी व्यापार को सुगम बनाने के लिए। साथियों महत्वपूर्ण चीज़ें इसलिए हैं ताकि क्योंकि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आने वाले 6 महीनों में, 7 महीनों में, साल भर में, ये इन देशों के रिश्तों पर निर्भर करता है कि हम लोग क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं करंट के हिसाब से। तो आप इनमें से 2 पॉइंट आपके पास हो गए। 2018 में भारत और नेपाल के बीच में किन 2 जगहों के बीच में ये चेक पोस्ट बनी थी? वो रक्सौल और वीरगंज थी। और अभी हाल ही में 2020 में एक जो चेक पोस्ट बनी है वो क्या थी? वो जोगबनी और विराटनगर के बीच में थी जो कि आपकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में काम कर रही थी। तो साथियों आज के ये हैं कुछ मुख्य करंट अफेयर जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आशा है आप सबको समझ में आए होंगे, आप लोगों को लगा होगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपने पढ़ी है। आज का प्रश्न आपके लिए मैं रख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका प्रश्न है साथियों आज का आपके सामने, आज का जो प्रश्न है वो क्या है साथियों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब,
हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये आज आपका प्रश्न है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे इसका आंसर भेजेंगे कमेंट में। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगा। आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। आशा है आप सबको समझ में आई होगी, वीडियो लगा होगा कुछ इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सच में लगा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सच में लगे कि कुछ मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए साथियों। धन्यवाद। थैंक यू।